आज की कहानी जिनका जानलेवा सवाल। ये कहानी है शहर से दूर जंगल के पास में बसे रामपुर गांव की। जंगल के पास होने के कारण रामपुर गांव बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उस गांव के सरपंच का नाम ताऊ धर्मवीर था। ताऊ धर्मवीर बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थे। एक दिन सरपंच साहब सभा कर रहे थे। सरपंच साहब, हमारे गांव में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो हमें उसको शहर लेकर जाना पड़ता है। अगर गांव में एक हॉस्पिटल बन जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। हाँ रामलाल, तुम बात तो सही कह रहे हो। मैं आज ही एक चिट्ठी कलेक्टर साहब को लिख देता हूँ। उम्मीद है वो हमारी इस समस्या की तरफ जरूर ध्यान देंगे। और बताओ, किसी की कोई और समस्या है तो? एक बात और सरपंच साहब, मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ हमारे गांव के लड़कों को पता नहीं क्या ही हो गया है। वो अकेले शहर कमाने के लिए गांव से चले तो जाते हैं, लेकिन वापस लौटकर नहीं आते। ऐसा क्या है इन शहरों में जो वो अपने बूढ़े माँ बाप को भूल ही जाते हैं और वापस मुड़कर भी नहीं आते? रामलाल, शहर की दुनिया हम गांव वालों से बिल्कुल ही अलग है। गांव के लड़के वहां जाकर उस दुनिया में इतना खो जाते हैं कि वो अपने गांव को ही भूल जाते हैं। क्यों सोनू, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं ताऊ जी, मैं कभी भी अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यही गांव में रहकर गांव का विकास करूंगा। वाह, ये हुई ना बात। चलो भाइयों, आज की सभा हम यहीं पर खत्म करते हैं। सोनू रामलाल का बेटा था। सोनू अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। एक दिन सोनू रामलाल से कहता है, पापा, मैं जब भी किताब पढ़ता हूँ तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बेटा, शायद तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। तुम चिंता मत करो, हम आज ही शहर जाकर तुम्हारी आंखों का इलाज करवा लेते हैं। फिर रामलाल अपने बेटे सोनू के साथ पैदल पैदल शहर के लिए बस पकड़ने के लिए चल दिया। दरअसल जब भी रामपुर गांव के लोगों को शहर जाना होता था तो उन्हें जंगल के रास्ते को पैदल पार करके गांव से कुछ दूर मेन सड़क तक जाना पड़ता था। मेन सड़क से ही उनको शहर जाने के लिए बस मिलती थी। रामलाल और सोनू जंगल वाले रास्ते से गुजर ही रहे थे, तभी उनको किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर रामलाल जैसे ही इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे वाली गुफा पे पड़ी। पापा, ये आवाज तो उस गुफा से आ रही है। हाँ, आवाज तो वहीं से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कौन बच्चा रो रहा है। रामलाल और सोनू गुफा के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर गुफा का नजारा देखकर वो डर जाते हैं। पापा, ये इतने सारे कंकाल और हड्डियां किसकी हैं? बेटा, जरूर ये गुफा किसी जंगली जानवर की है। और वो बच्चा कहाँ है? बच्चे की आवाज तो गायब ही हो गई। तभी अचानक से बहुत तेज रोशनी हुई। अरे, किस बच्चे को ढूंढ रहे हो? मैं ही तो हूँ वो रोने वाला बच्चा। आज तुम भी फंस गए मेरे जाल में। और ये हड्डियां तो रास्ते से आने जाने वाले लोगों की हैं। क्यों, पहचाना नहीं क्या अपने गांव के लोगों को जो शहर जाने के लिए यहाँ से गुजरते हैं? और अब कुछ ही देर में तुम्हारी भी हड्डियां शामिल हो जाएंगी इस ढेर में। अरे अरे, ऐसा मत करो, प्लीज हमें जाने दो। अरे, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं तो सिर्फ एक पहेली पूछता हूँ। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और जाने दूंगा। काश इन बेचारों ने भी जवाब दे दिया होता तो ये भी जिंदा होते।
क्या है तुम्हारा सवाल? आज शाम होने से पहले मुझे तुम राख से बनी रस्सी ला कर दो। अगर रस्सी ला दी तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, और अगर नहीं ला पाए तो तुम्हारे बेटे को भी इन हड्डियों के ढेर में शामिल कर दूंगा। ठीक है, तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं अभी लेकर आता हूँ राख की रस्सी। ये कहकर रामलाल जल्दी जल्दी में वहाँ से घर की तरफ चल दिया। अरे कैसा बाप है तेरा रे, जो तुझे बिना सोचे समझे यहाँ फंसाकर भाग गया। अगर राख से रस्सी बनती होती तो ये सब भी जिंदा होते ना। भूख तो बहुत तेज लगी है मुझे, लेकिन वादे के अनुसार तुझे आज शाम को ही खाऊंगा। रामलाल ने घर पहुंचकर खूब हाथ पैर मारे, लेकिन राख की रस्सी नहीं बना पाया। आखिर थक हार कर वो बैठ गया। तभी उसको याद आया कि इस मुसीबत से तो सरपंच साहब ही बाहर निकाल सकते हैं, और वो तुरंत सरपंच के घर गया और सारी बात उनको बता दी। रामलाल तुम चिंता मत करो, हम सोनू को सही सलामत घर लेकर आएंगे। बस तुम एक रस्सी और एक प्लेट ले लो। फिर रामलाल तुरंत घर गया और सारा सामान लेकर ताऊ के साथ गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर ताऊ ने रामलाल से प्लेट लेकर उसमें रस्सी रखी और अपने लाइटर से उसमें आग लगा दी। आग से रस्सी जल गई और प्लेट में राख से बनी रस्सी रह गई। ये लो तुम्हारी राख से बनी रस्सी। अरे ताऊ, आप यहाँ? ये तो सिर्फ आप ही कर सकते थे। पहले भी तो आपने मुझे 2 बार सबक सिखाया है। ताऊ, आपकी बुद्धिमानी से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ। मुझे माफ कर दो ताऊ, आज के बाद इस गांव के आसपास भी नहीं दिखूंगा। फिर जिन वहाँ से चला गया। ताऊ जी, आपने ये कैसे किया? मुझे भी सिखाओ ना। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का समाधान आप चुटकियों में कैसे कर देते हैं? अरे सोनू, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी सारी कहानियाँ देखी होती तो तुम भी ये कर सकते थे। अभी घर जाकर मेरी सारी वीडियो देखना, तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों, आप भी, हाँ, आप ही जो मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी नई नई कहानियाँ देख सको। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी ताऊ धर्मवीर ने सिखाया जिनको सबक। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे हम सबके फेवरेट ताऊ धर्मवीर। एक दिन ताऊ धर्मवीर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए और उन्होंने नदी के अंदर अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में उनके फेंके हुए कांटे में कुछ हलचल हुई। अरे वाह, आज तो आते ही मछली फंस गई। हलचल से तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली है। फिर ताऊ ने जैसे तैसे दम लगाकर कांटे में फंसी मछली को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही मछली पानी से बाहर आई, तभी एक तेज रोशनी के साथ बिजली कड़की और देखते ही देखते वो बड़ी सी मछली एक जिन में बदल गई। अरे ये क्या? पिछली बार जब जंगल में आया था तब बोतल से जिन निकला था, और आपने तो देखी है ना मेरी वो वीडियो। अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
पर अब मैं इस मुसीबत से कैसे निपटूं? आज तो ये मछली से ही जिन बन गया। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? बिना मेरे पूछे बोलोगे भी नहीं क्या? बस इतनी देर से हिले ही जा रहे हो। हा 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 हा, मेरा नाम टिल्लू है और मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं पानी में रहूंगा तो मछली बनकर रहूंगा, और पानी से बाहर आते ही मुझे मेरा असली रूप मिल जाएगा। और देखो, आज आपकी मछली खाने की चाहत ने मेरे जैसे मगरमच्छ को आजाद करवा दिया। हा 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 हा। अरे भाई, गलती हो गई, तुम वापिस ही पानी में चले जाओ। मछली खाने की चाहत तो गई तेल लेने। मैं आज से ही छोड़ दूंगा मछली खानी तो। हा 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 हा। अरे डरो मत, पहले पूरी बात तो सुनो। अब तो मैं आपका गुलाम हूँ। अब जो आप हुक्म करोगे मैं वही करता जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो उसी पल मैं आपको खा जाऊंगा। हा 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 हा। ताऊ ने मन में सोचा, खा जाऊंगा, ऐसे कैसे खा जाएगा? अबे कोई सैंडविच हूं क्या मैं? एक तरफ बोल रहा है गुलाम हूं, दूसरी तरफ बोल रहा है काम नहीं दिया तो खा जाएगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, कोई तो आइडिया दो, कैसे बचूं इस पनौती से। कुछ देर सोचने के बाद ताऊ कहने लगे, अच्छा, ये बात है। अगर काम नहीं दिया तो खाओगे, फिर ठीक है। तुम तो अच्छे जिन हो, मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। चलो अब मेरे साथ घर चलो, फिर देता हूँ तुम्हें काम। फिर ताऊ जिन के साथ अपने घर आ गए। अरे ओ टिल्लू, मुझे एक स्वादिष्ट मजेदार मैगी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे मालिक। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। गर्मा गर्म मैगी को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए। अब ताऊ जिन से कभी मोमोज बनवाते तो कभी अपने घर में लगे मकड़ी के जाले को निकलवाते। फिर ताऊ जिन से कह कह कर बहुत सारे काम करवा लेते। अब तो ताऊ की जिंदगी बहुत ही ऐश और आराम से भरी हो गई थी। ताऊ जो कहते जिन फटाफट वो ही कर देता। कुछ दिनों बाद ऐसा समय आ गया था कि ताऊ के पास जिन के लिए कोई भी काम नहीं बचा था। मालिक हुकुम करो, अब क्या करना है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ताऊ को चिंता सताने लगी और ताऊ मन ही मन सोचने लगे, अरे यार, ये अब कैसी मुसीबत आ गई। सारे तो काम करवा लिए इस टिल्लू से। अब क्या करूं, अब क्या काम दूं इसको? अब तो कोई ऐसा काम ही नहीं बचा जो इसको दे सकता हूं, और अगर कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे निपटा देगा। बोलो मालिक बोलो, क्या करना है, जल्दी बोलो, वरना आपको पता है ना। फिर सोचते सोचते ताऊ को एक तरकीब आई। ताऊ कहने लगे, अच्छा, काम चाहिए तुझे तो चल, आजा घर से बाहर चलते हैं। एक काम कर, एक बड़ा सा खंबा बना। फिर ताऊ का हुक्म मानकर जिन ने एक बड़ा सा खंबा बना दिया। ये लो मालिक, बना दिया। अब बताओ क्या करना है। अच्छा, तू तो बड़ा फास्ट है रे। अब एक काम और कर, इस खंबे पर चढ़ और उतर, और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक रुकना मत। फिर ताऊ का हुक्म मिलते ही जिन काम पे लग गया। बेटा लगा रहे, अब पता लगेगा तुझे कि ताऊ धर्मवीर भी कोई चीज है। अब जिन को काम पे लगाकर ताऊ चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि ताऊ ने ऐसा काम दे दिया था जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जैसे ही ताऊ खंबे के पास आए तो हाथ जोड़कर जिन रोने लग गया और कहने लगा,
ताऊ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस काम ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आ गई अकल ठिकाने पर। अरे तूने देख तो लेना था कि तू किससे पंगे ले रहा है। चल तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई मत पड़ना, वरना तेरी ऐसी रेल बना दूंगा कि तूने सोची भी ना होगी। फिर जिन वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। देखा आप सभी ने, ताऊ से पंगा लेना कितना भारी पड़ा जिनको। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। अगर ताऊ की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरे पिछली बार की जिनकी कहानी तो देखना भूल मत जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी रिटायरमेंट के बाद ताऊ धर्मवीर ने फैसला किया कि अब वो अपने जीवन भर की कमाई के पैसे से अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करेंगे। एक दिन ताऊ धर्मवीर ने सोचा, अरे पूरी जिंदगी कमा लिया, अब कुछ मजा किया जाए। क्यों ना जंगल के बीच में जाकर पार्टी की जाए। जंगल के बीच में जाकर नदी के किनारे बैठूंगा और मजे से मैगी पार्टी करूंगा। और हाँ दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़े रहना आज के व्लॉग में। आज हम जंगल में चलेंगे पार्टी करने। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहिए अपने ताऊ धर्मवीर के साथ। फिर ताऊ धर्मवीर अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गए। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश आ गई। ताऊ को इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो भीगने से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी ताऊ की नजर एक गुफा पे पड़ी और ताऊ धर्मवीर भीगने से बचने के लिए गुफा के अंदर चले गए। वहां जाकर ताऊ की नजर वहां रखी हुई एक बोतल पे पड़ी। बोतल को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, अरे जो होता अच्छे के लिए ही होता है। अगर बारिश ना होती तो ना मैं इस गुफा में आता और ना मुझे ये सालों पुरानी सोमरस की बोतल मिलती। अब तो इस गुफा में मजे ही मजे हैं। मैगी बनाऊंगा और साथ के साथ इस सोमरस को भी पीऊंगा। जरा थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि स्वाद कैसा है इसका। ऐसा सोच के जैसे ही ताऊ ने बोतल का ढक्कन खोला, तभी गुफा में एक तेज रोशनी हुई और रोशनी के हटते ही ताऊ को अपने सामने एक जिन दिखाई दिया। जिन को देखते ही ताऊ घबरा गए और कहने लगे, अरे अरे कौन हो तुम और अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हा 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 हा। मेरा नाम शाकाल है। मैं 900 साल पुराना जिन हूँ। एक जादूगर ने अपने जादू से मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था। मैं कई सालों से भूखा प्यासा इस बोतल में बंद था, लेकिन किस्मत देखो, आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गया हूँ और अब तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। हा 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 हा। ताऊ धर्मवीर सोचने लगे, अरे आज तो फंस गया मैं। अब तो ये जिन मुझे पक्का खा जाएगा। अब क्या करूँ, कैसे अपनी जान बचाऊं? तभी ताऊ को एक तरकीब सूझी और ताऊ कहते हैं, अच्छा चल झूठे, इतना बड़ा आदमी इस बोतल में कैसे आ सकता है? अरे कम से कम झूठ तो मत बोल। मुझे खाना है तो खा ले, लेकिन मैं नहीं मानता तू इस बोतल से ही निकला है। झूठा कहीं का। अरे ओ बुड़बक, पहले तो तू तमीज से बात कर। 900 साल पुराना जिन हूं मैं। ये क्या तू करके बोल रहा है मुझसे? और तुम इंसान लोग बोलते होगे झूठ। हम खानदानी जिन हैं, खानदानी। दोबारा मुझे झूठा बोला तो यहीं धुनाई कर दूंगा तेरी।
समझा? और ये देख, अभी तुझे वापस इस बोतल में घुसकर दिखाता हूँ। और हड़बड़ी में जिन अपना रूप छोटा कर बोतल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो पूरी तरह से बोतल के अंदर गया, ताऊ धर्मवीर ने सही मौका देख बोतल के ढक्कन को फिर से बंद कर दिया और कहने लगे, अरे खाने से पहले मेरा नाम तो पूछ लेता, पता तो कर लेता मैं हूँ कौन। ताऊ धर्मवीर नाम है मेरा। होगा तू साकाल, लेकिन मैं भी तो भक्त हूँ महाकाल का। फिर ताऊ बोतल को वहीं पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिए और जाते जाते कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो ये वीडियो बना रहा था, देखो ये जिन आज खा जाता मुझे। चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ताऊ की ये बात हमेशा याद रखना, बुद्धि के सही उपयोग से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी, चोरी का झूठा आरोप। सालों पहले की बात है। होशियारपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सरपंच का नाम धर्मवीर था। सभी लोग उनको ताऊ धर्मवीर कहकर बुलाते थे। ताऊ धर्मवीर बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल इंसान थे। गांव के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी परेशानी आ जाती तो उसके समाधान के लिए वो ताऊ धर्मवीर के पास ही जाते। ताऊ अपनी उम्र के तजुर्बे और तेज बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे। उसी गांव में परचून की एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक का नाम मोटू सिंह था। मोटू बहुत ही लालची और मक्कार व्यक्ति था। गांव में एक ही दुकान होने के कारण वो अपनी दुकान के सामान को मनमाने दामों में बेचा करता था। वो इतना बेईमान है, ये बात तो गांव के सभी लोगों को पता था, लेकिन उसकी दुकान से सामान लेना सबकी मजबूरी थी। एक दिन शाम को मोटू ने अपनी दिन भर की कमाई का हिसाब लगाया। 1000, 2000, 3000, 4000 और ये पूरे 5000। अरे वाह, आज तो पूरे 5000 रुपये की कमाई हुई है। चलो अब घर चलते हैं। सही चूना लगाया आज तो मैंने लोगों को। हा 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 हा। फिर मोटू सारे पैसे अपने बटुए में रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो रास्ते में से जा ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजा, और जैसे ही उसने अपना फोन जेब से निकाला तो फोन के साथ साथ उसका बटुआ भी निकलकर नीचे गिर गया। बटुआ गिर गया है ये बात का मोटू को पता ही नहीं चला, और वो फोन में बात करता करता अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ देर में वो अपने घर पहुंच गया, और घर पहुंचकर जैसे ही उसने अपने बटुए को निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो वो एकदम सन्न रह गया। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? आज तो अच्छी कमाई हुई थी, पता नहीं मेरा बटुआ कहाँ गया। शायद कहीं गिर गया रास्ते में। जल्दी जाकर ढूंढता हूँ इससे पहले किसी और के हाथ लगे। फिर वो हड़बड़ी में अपने बटुए को ढूंढते ढूंढते अपनी दुकान की तरफ चल दिया। मोटापे के कारण मोटू सिंह की अब सांस फूलने लगी थी और उससे अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन दिन भर की कमाई और वो भी पूरे 5000 रुपये वो
किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। वो मोटापे की वजह से अपनी बिगड़ी हुई हालत में भी जैसे तैसे कर जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र भोलू पे पड़ी। भोलू एक गरीब किसान था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और ईमानदारी से अपना जीवन चलाता था। भोलू को देखकर मोटू सिंह ने कुछ सोचा और कहा, ए बोलू जी, सेठ जी कहाँ जा रहा है? सेठ जी, पड़ोस के गांव जा रहा हूँ मजदूरी करने। मेरा एक काम कर, बदले में पूरे 500 रुपए दूंगा। सेठ जी, 500 रुपये? हाँ हाँ, 500 रुपये। मुझे पता है पूरे दिन मजदूरी करके तू 200-300 रुपये ही कमा पाता है। जल्दी बोल, करेगा क्या मेरा काम? हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, बताइए क्या काम करना है? ठीक है, ध्यान से सुन। जब मैं अपनी दुकान से घर आ रहा था, तब रास्ते में मेरा बटुआ कहीं गिर गया। तू एक काम कर, फुर्ती से जा मेरी दुकान की तरफ। तुझे कहीं ना कहीं मेरा गिरा हुआ बटुआ जरूर मिल जाएगा। इससे पहले वो किसी और के हाथ लगे, जल्दी से जा और मेरा बटुआ ढूंढ कर ला। पर सेठ जी, इतने से काम के 500 रुपये दोगे आप मुझे? अबे गधे की दुम, ऐसे ही टाइम खराब करेगा तो इतने में तो किसी और के हाथ लग जाएगा मेरा बटुआ। मेरी सांस फूल रही है और ठीक से चला भी नहीं जा रहा इस मोटापे के कारण। अगर मैं ठीक होता तो तुझ अनपढ़ के मुंह लगता ही क्यों? अब जल्दी जा, नहीं तो मेरा नुकसान करवा देगा। जी सेठ जी, अभी जाता हूँ। 500 रुपये भोलू के लिए बहुत बड़ी रकम थी और फिर तेज रफ्तार से मोटू का बटुआ ढूंढने के लिए निकल गया और भोलू को काम पे लगाकर मोटू अपने घर की तरफ चल दिया। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भोलू को घास में पड़ा हुआ मोटू का बटुआ मिल गया। घास की वजह से वो आने जाने वालों को दिखाई भी नहीं दिया था। बटुआ मिलते ही भोलू बहुत खुश हुआ और बटुए को लेकर सीधा मोटू के पास आ गया और कहने लगा, अरे सेठ जी, ये लीजिए आपका बटुआ। ये रास्ते के किनारे पर ही पड़ा हुआ था। देख लो, आपके पूरे पैसे हैं ना? बटुए को देखते ही लालची मोटू की जान में जान आ गई और उसने देखा कि बटुए में उसके पैसे भी पूरे हैं। और अब जैसे ही सौदे के तय अनुसार भोलू को इनाम के लिए 500 रुपये देने की बारी आई, मोटू के मन में लालच भर गया और वो भोलू से कहने लगा, अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तो तूने पहले ही निकाल ली। अपनी ईमानदारी के ऊपर सवाल सुनकर भोलू को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर साफ साफ कहिए। अरे भोलू, इतना अनजान मत बन। मेरे बटुए में पूरे 5500 रुपये थे। तूने अपने इनाम के 500 रुपये पहले ही निकाल कर मुझे बटुआ दिया है और अब इस बटुए में कुल 5000 रुपये ही हैं। अब तो भोलू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और आग बबूला होते हुए वो कहने लगा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईमानदारी पर शक करने की? अगर पैसे नहीं देने हैं तो साफ मुझे मना कर दो। बहाने क्यों बना रहे हो? अब तो मैं अपने हक के पैसे लेकर ही रहूंगा। या तो मेरे इनाम के पैसे दो या फिर चलो सरपंच जी के पास। हाँ हाँ, चल सरपंच के पास। आज गांव वालों को भी तो पता लगे कितना ईमानदार है तू। फिर दोनों गांव के सरपंच ताऊ धर्मवीर के पास चले जाते हैं। सरपंच के पास पहुंचकर भोलू सारी बातें सरपंच जी को बता देता है। भोलू की बात सुनकर सरपंच समझ जाते हैं कि मोटू इनाम के पैसे नहीं देना चाहता और इसके लिए वो भोलू पर झूठा आरोप लगा रहा है, क्योंकि पूरा गांव को पता था कि मोटू बहुत ही कंजूस और धोखेबाज है। अब सारा फैसला गांव के सरपंच ताऊ धर्मवीर को ही करना था और हमारे ताऊ धर्मवीर तो मानो होशियारपुर गांव के सुपरस्टार रजनीकांत थे।
जिनका स्टाइल और उनकी बातें बहुत ही अतरंगी थी। मोटू सिंह और भोलू दोनों की पूरी बातें सुन लेने के बाद ताऊ धर्मवीर कहने लगे, अरे ओ मोटू, क्या तुझे पूरा यकीन है तेरे बटुए में पूरे 5500 रुपए थे? हाँ हाँ सरपंच साहब, बिल्कुल 5500 रुपये ही थे। फिर सरपंच ने भोलू की तलाशी ली और उसके पास एक पैसा भी नहीं मिला। तब सरपंच कहने लगे, अरे ओ भोलू, तू भी कितना बुद्धू है रे। मोटू बार बार कह रहा है उसके बटुए में पूरे 5500 रुपए थे, लेकिन हम सब ने देख लिया बटुए में तो सिर्फ 5000 रुपए हैं। तो तूने किस हक से फैसला ले लिया कि ये बटुआ मोटू सिंह का है? ले पकड़ इस बटुए को, ये मोटू सिंह का तो है ही नहीं, तो तू ले जा इस लावर इस बटुए को। मोटू सिंह, तू खुद जाकर देख, तुझे तेरा बटुआ जरूर मिल जाएगा। कहीं गिरा पड़ा होगा, थोड़ा चले फिरेगा तो थोड़ा मोटापा भी कम हो जाएगा तेरा। गुस्से से भरा मोटू सिंह सरपंच जी के आगे बोल तो कुछ नहीं पाया, पर बेचारे गरीब भोलू को धमकाने के लिए आंखें दिखाने लगा। इतने में सरपंच जी बोले, ओ मोटू, मेरे घर के बाहर लगी लाइट देख रहा है? जी सरपंच जी। तू चाहता मैं तुझे जुगनू बना दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सरपंच जी। तो भोलू को आंख दिखाना बंद कर, समझा? ताऊ धर्मवीर के होते हुए अगर कोई भी गांव के शरीफ और ईमानदार लोगों को परेशान करने की सोचेगा तो पता है ना, ताऊ छोड़ेगा नहीं उसे। ताऊ के इस फिल्मी स्टाइल को देखकर आसपास के सभी लोग तेज तेज तालियां बजाने लगे और सीटियां भी मारने लगे। अरे भाई तुम, हाँ तुम ही कहानी देख रहे हो और धीरे धीरे स्माइल भी कर रहे हो। भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, तभी तो आगे आने वाली कहानियाँ देख पाओगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। सालों पहले की बात है। होशियारपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सरपंच का नाम धर्मवीर था। सभी लोग उनको ताऊ धर्मवीर कह के बुलाते थे। ताऊ धर्मवीर बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल इंसान थे। गांव के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी परेशानी आ जाती तो उसके समाधान के लिए वो ताऊ धर्मवीर के पास ही जाते, और ताऊ अपने उम्र के तजुर्बे और तेज बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया करते। उसी गांव में सुनार की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उस दुकान के मालिक का नाम प्यारे था। दूर दूर के गांव से भी लोग प्यारे सुनार की दुकान से गहने खरीदने आया करते थे, क्योंकि प्यारे सुनार के गहनों की डिजाइन यूनिक और दाम भी सस्ते थे। इस वजह से सुनार की काफी अच्छी आमदनी हो जाती थी। सुनार ने अपनी दुकान में 3 कारीगर भी रखे हुए थे, जिनको प्यारे समय पे सैलरी दिया करता था और उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जब दिवाली या किसी और त्योहार के मौके पर दुकान में ज्यादा बिक्री होती तो वो बिना कहे अपने 3 कारीगरों को उचित इनाम भी दिया करता था। जल्द ही दिवाली आने वाली थी, तो एक दिन प्यारे बिक्री के लिए एक थैले में बहुत सारे हीरे लेकर आया और उसने हीरे को अपनी दुकान के लॉकर में रख दिया। 1-2 दिन बीत जाने के बाद प्यारे सुनार ने जैसे ही हीरो को चेक करने के लिए अपना लॉकर खोला तो उसने पाया कि हीरे तो लॉकर में है ही नहीं। हीरे नहीं मिलने से प्यारे सुनार एकदम सन्न रह गया, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। हीरे बहुत कीमती थे और अब वो
गायब हो गए थे। प्यारे अपने तीनों कारीगरों से कहने लगा, अरे हीरे कहाँ गए? मैंने खुद यहीं पर रखे थे। मेरे और तुम तीनों के अलावा तो कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता था। सच सच बताओ, तुम तीनों में से हीरे किसने चुराए हैं? चोरी का नाम सुनते ही तीनों डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने भी हीरो के बारे में कुछ नहीं बताया और तीनों अपने आप को बेगुनाह बताने लगे। कारीगरों से सही जवाब नहीं मिलने से प्यारे बहुत ही दुखी हो गया और तुरंत वो सभी को लेकर सरपंच ताऊ धर्मवीर के घर की तरफ चल दिया। सरपंच के पास जाकर उसने सारी बातें बता दी। प्यारे की बात सुनकर सरपंच ने एक तरकीब लगाई और कुछ देर बाद उसने सभी कारीगरों को एक एक करके कमरे में बुलाया और उनको सभी को एक एक छड़ी दी और छड़ी देकर उनको समझाया कि देखो भाई, एक जादुई छड़ी है और आज के लिए इसको अपने पास रखना तुम लोग, और कल लाकर मुझे वापस कर देना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। फिर तीनों कारीगर छड़ी लेकर वहां से चले गए। तीनों कारीगरों में एक कारीगर जिसका नाम कल्लू था, दरअसल असली चोर तो वही था। उसने सोचा ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिए छड़ी को 1 इंच काट दिया। उसको लगा कि अब छड़ी जैसी थी वैसी ही रहेगी और अगले दिन सभी छड़ी लेकर ताऊ धर्मवीर के पास गए। ताऊ ने सभी की छड़ी ली और देखा कि कल्लू की छड़ी बाकी छड़ी से छोटी है। ये देखते ही वो समझ गए और कहने लगे, ये कल्लू ही चोर है, इसने ही चुराए हैं सारे हीरे। अपना नाम सुनते ही कल्लू भी समझ गया कि अब तो पकड़ा गया। आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार किया। फिर सभी ने मिलकर उसकी धुनाई की और जेल भेज दिया। इस तरह ताऊ धर्मवीर ने अपनी बुद्धिमानी से असली चोर को पकड़ा और प्यारे सुनार के हीरे भी मिल गए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।